हाँ तो बच्चों नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। जैसा स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वैसा स्ट्रक्चर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का नहीं होता है। और ये क्वेश्चन आता है कि CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जबकि SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। एक चीज और पूछी जाती है कि CO2 गैस होता है जबकि SiO2 सॉलिड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्यों होता है उसकी वजह देखिए क्या है। एक्चुअली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड स्ट्रांग होता है और सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है। उसकी वजह होती है लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन। प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। इन सिलिकॉन जिसकी वजह से सिलिकॉन का साइज काफी लार्ज होता है। तो ये बच्चों केमिकल बॉन्डिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है। तो वजह कार्बन का साइज छोटा होता है क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल होते नहीं है। तो ये ऑक्सीजन के साथ आराम से पाई बॉन्ड बना लेगा और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जबकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है क्योंकि सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल है तो इसकी रेडियस बहुत ज्यादा होती है। एक तो यार पाई बॉन्ड वैसे ही वीक होता है और आपने साइज बढ़ा दिया तो पाई बॉन्ड और वीक हो गया, इतना वीक हो गया कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बोलो बच्चों क्लियर हुआ। कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है बट सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है और इसी वजह से SiO2 का स्ट्रक्चर CO2 से रिजेंबल नहीं करता है। तो फिर इसका कुछ और स्ट्रक्चर होगा। पाई बॉन्ड तो नहीं बना पाता है, ये सिर्फ बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। यानी एक बात क्लियर हो गई कि सिलिकॉन एटम कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड with oxygen और इसी वजह से SiO2 has 3D network type structure। जैसे डायमंड में पाया जाता है 3D नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है SiO2 का स्ट्रक्चर और इस 3D नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर में ईच सिलिकॉन इज बॉन्डेड विद 4 ऑक्सीजन एटम। ध्यान रखिएगा क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा।
while each oxygen is bonded with two silicon. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा SiO2 का, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है और एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से अटैच्ड होता है। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा सिलिकॉन हो गया, वैलेंसी 4 है, तो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये देखिए। अब देखिए सिलिकॉन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का तो अभी पूरा नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन एक इधर सिलिकॉन तो एक इधर सिलिकॉन। ऐसे ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो ये जो ऑक्सीजन है ये फिर नीचे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगी। ये देखिए, तो हमने इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कर दिया 2 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना के, इस ऑक्सीजन का भी पूरा कर दिया। तो इसी तरह से हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ और हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता चला जाता है और एक कभी ना खत्म होने वाला नेटवर्क तैयार होता है 3 डायमेंशन में, जिसे हम कहते हैं 3D नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर। तो ये चलता रहेगा, पॉलीमरिक टाइप का स्ट्रक्चर हो रहा है ये। हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ेगा और हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ेगा। तो देख लीजिए SiO2 का स्ट्रक्चर CO2 से एकदम डिफरेंट आ रहा है। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? और इसमें हाइब्रिडाइजेशन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा केमिकल बॉन्डिंग का, कि CO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp। और अगर SiO2 में पूछा जाए, चलो बताओ SiO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? जल्दी बताइए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन? अरे देखो ना, जीरो लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। सिलिका में हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन बताओ, आंसर sp3। तो आप देख रहे हैं SiO2 CO2 से बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं कर रहा है, जबकि सेम ग्रुप का एलिमेंट है। वजह वही है, सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल होते हैं, साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, वो केवल सिग्मा बॉन्ड बना पाता है। इसी वजह से 3D नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है। और इसी स्ट्रक्चर की वजह से ये बहुत हार्ड सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, और ये रिएक्टिव भी नहीं होता। जैसे CO2 रिएक्टिव होता है, बट ये रिएक्टिव नहीं होता, इट इज हाईली इनर्ट होता है। क्योंकि यहां पे बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, ड्यू टू स्ट्रांग बॉन्ड्स प्रेजेंट इन SiO2। अब हाईली इनर्ट है, तो बच्चों इसकी रिएक्शन भी ज्यादा नहीं है, ये केवल 2 लोगों से रिएक्ट करता है, एक तो NaOH और दूसरा HF। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन विद NaOH। सिलिका एसिडिक ऑक्साइड होता है,
मैंने पहले ही बताया था जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी ग्रुप 14 एलिमेंट्स की, तो एसिडिक ऑक्साइड है तो ये कास्टिक सोडा से रिएक्ट कर जाता है और बनाता है Na2SiO3 और H2O बनता है। अब ये जो Na2SiO3 बनता है ये सॉल्युबल होता है। इसका हम मतलब ये कह सकते हैं कि जो सिलिका होता है यानी SiO2 ये NaOH में डिसॉल्व हो जाता है। बोलो बच्चों, समझ में आया? बोलो बच्चों कि सिलिका को NaOH में डालें तो वो घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। उसकी वजह रिएक्शन होना और एक ऐसा प्रोडक्ट बनना जो सॉल्युबल होता है। अब इसके बाद आप देखेंगे रिएक्शन विद HF। तो HF में भी ये डिसॉल्व हो जाता है अगर HF एक्सेस में है तो। SiO2 dissolve in excess HF, ये पूछा जा चुका है एक बार, तो इसकी वजह होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ soluble कॉम्प्लेक्स। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है जो सॉल्युबल होता है। और क्या रिएक्शन होती है चलिए देखते हैं। SiO2 plus 4HF gives SiF4 plus 2H2O और उसके बाद जो SiF4 बना है वो फर्दर रिएक्शन कर जाता है HF के साथ और बनाता है H2SiF6। ये होता है आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स H2SI। तो बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि SiO2 HF में क्यों डिसॉल्व हो जाता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स H2SiF6। तो ये दोनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगा फोर्थ एंड लास्ट कंपाउंड सिलिकॉन का और कार्बन का, उसका नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन, ये बच्चों जो सिलिकॉन होता है ये एक पॉलीमर होता है। इट इज ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर हैविंग फॉर्मूला। इसका जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो होता है R2SiO का होल n। फॉर्मूला याद कर लीजिए सब लोग, R2SiO का होल n, यानी इसमें कार्बन भी प्रेजेंट होता है। R तो आप जानते हैं एल्काइल ग्रुप होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये मैं पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक में कि जो R होता है, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप में कार्बन होता है। तो ऑर्गेनो माने होता है कार्बन, यानी इसमें कार्बन भी होगा और सिलिकॉन भी होगा और ये पॉलीमर होगा। पॉलीमर तभी तो यहां पे देखिए होल n आ रहा है, यानी R2SiO बार बार रिपीट करेगा। देखिए हर पॉलीमर में एक रिपीटिंग यूनिट होती है, जैसे पॉलीथीन का नाम सुना होगा, CH2 का होल n, तो उसमें जो रिपीटिंग यूनिट होती है CH2 होती है, तभी तो उसमें होल n लगा दिया जाता है।
चलिए देखते हैं ये कैसे प्रिपेयर होगा, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग मिथाइल क्लोराइड लेंगे। CH3 एक एल्काइल ग्रुप है जिसे मिथाइल ग्रुप कहते हैं, तो ये है मिथाइल क्लोराइड। और इसको सिलिकॉन के साथ बच्चों स्ट्रांगली हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। कॉपर यहां पे कैटलिस्ट का काम करेगा, ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कैटलिस्ट, तो कॉपर यहाँ पे कैटलिस्ट है। मिथाइल क्लोराइड को सिलिकॉन के साथ हीट कर रहे हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में और आपको मिलेगा CH3 का होल ट्वाइस SiCl2। इस कंपाउंड का नाम होता है डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। बोलो बच्चों, पहला स्टेप क्लियर हुआ? मिथाइल क्लोराइड की सिलिकॉन से रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन हो गई और डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन मिला। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 में हाइड्रोलिसिस होगा। ये जो डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन आपने बनाया है, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर से रिएक्शन। तो देखिए यहां पे H और C HCl बना देंगे। ये देखिए वाटर है ये, तो 2 मोल HCl के लिबरेट हो गए और आपको मिलेगा इसे हम लोग कहते हैं डाइमिथाइल सिलेन डाइऑल। IUPAC में बच्चों OH को ऑल बोला जाता है। हमारा जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक का, वो IUPAC ही चालू होगा, तो OH को वहां पे ऑल बोलते हैं, तो इसी वजह से इसका नाम हो गया डाइमिथाइल सिलेन डाइऑल। बोलो बच्चों, सेकेंड स्टेप क्लियर हुआ? हाइड्रोलिसिस। वेरी गुड। अब स्टेप 3 में, अब हम स्टेप 3 में पॉलीमराइजेशन करेंगे और उस पॉलीमराइजेशन का नाम है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये जो हमने सिलेन डाइऑल बनाया है, इसका हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे। देखिए कंडेंसेशन वो रिएक्शन होती है जिसमें कई मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और साथ में कोई छोटा सा मॉलिक्यूल निकलता भी है। एडिशन में सिर्फ एडिशन होता है, जबकि कंडेंसेशन में एडिशन के साथ साथ एलिमिनेशन भी होता है। और रही बात पॉलीमराइजेशन की, तो पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें कई मोल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो अब हम लोग सिलेन डाइऑल के कई मॉलिक्यूल लेने वाले हैं और उनको इस तरह से जोड़ने वाले हैं। ये देखिए, ये डाइमिथाइल सिलेन डाइऑल का फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया।
ये सेकेंड मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे ही थर्ड मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम सिलेन डाइऑल के कई मॉलिक्यूल आपस में जोड़ते चले जाएंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ एडिशन नहीं होगा, एलिमिनेशन भी होगा। बताइए किस चीज का एलिमिनेशन होगा यहां पे, किस चीज का रिमूवल होगा? जब सिलेन डाइऑल के कई मॉलिक्यूल आपस में जोड़ेंगे तो बताइए किस चीज का एलिमिनेशन होगा? शरद त्रिपाठी, अनिमेश, यस, वाटर का रिमूवल होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां से H और यहां से OH, देखिए H2O निकल गया, ऐसे ही यहां से H, यहां से OH, H2O निकल गया, फिर इसके बाद यहां से H और ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल था वहां से OH, H2O निकल गया। यानी अगर N मॉलिक्यूल है तो N मॉलिक्यूल H2O के भी निकलेंगे। यानी सिलेन डाइऑल के अगर N मॉलिक्यूल है तो H2O के भी N मॉलिक्यूल निकलेंगे। जैसे यहाँ पे 3 लिए तो 3 H2O निकाले, तो इन जनरल N मोल लेंगे तो N मोल H2O निकलेंगे और आपको मिलेगा Si CH3 O आएगा, फिर Si CH3 फिर उसके बाद O आएगा, फिर CH3 फिर इसके बाद O आएगा, एंड सो ऑन। ये देखिए, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बीच में CH3 का होल ट्वाइस SiO, इसका रिपीटिशन हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, CH3 का होल ट्वाइस SiO, फिर CH3 का होल ट्वाइस SiO, फिर CH3 का होल ट्वाइस SiO। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इन जनरल CH3 का होल ट्वाइस SiO का होल N, यही है आपका सिलिकॉन। तो ये जो पॉलीमर बना है इसे ही हम सिलिकॉन बोलते हैं, जिसको हमने इन जनरल बताया था R2SiON। क्योंकि देखिए CH3 की जगह इथाइल भी तो हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, तो वहां पे इन जनरल फॉर्मूला लिखा था। फिलहाल यहां पे हमने बनाया है CH3 का होल ट्वाइस SiO का होल N। बोलो बच्चों, पॉलीमराइजेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रिपीटिंग यूनिट पे ध्यान दीजिए, CH3 का होल ट्वाइस SiO। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है? तो ये थी बच्चों सिलिकॉन की प्रिपरेशन, जिसमें हमने 3 स्टेप्स यूज किए। पहले हमने डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन बनाया, फिर दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस हुई, फिर हमने पॉलीमराइजेशन कराया। अब आप हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप जरा सिलिकॉन को ध्यान से देखिए। सर अगर CH3 की जगह C2H5 हो तो भी सिलिकॉन नेम होगा? यस, बिल्कुल सही। अगर मिथाइल की जगह इथाइल होगा तो भी सिलिकॉन बोला जाएगा। सिलिकॉन इन जनरल होता है R2SiO का होल N, और R आपका कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी। हाँ, अब जरा सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। बताइए यहां पे कितने अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं? 2 CH3 ये है, होल N हो रहा है, तो यहां पे 2N मिथाइल ग्रुप है। 2N मिथाइल ग्रुप का मतलब बहुत सारे मिथाइल ग्रुप हैं।
बहुत सारे मिथाइल ग्रुप। और बच्चों मिथाइल ग्रुप होते हैं नॉन पोलर, ये बात मैं आपको ऑर्गेनिक में समझाऊंगा। और जो चीज नॉन पोलर होगी वो पोलर सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इन सिलिकॉन या ऐसे लिख सकते हैं सिलिकॉन्स आर हाइड्रोफोबिक, यानी सिलिकॉन वाटर से दूर भागते हैं, वाटर में मिक्स नहीं हो पाते। हाइड्रोफोबिक को हम लोग वाटर रिपेलेंट भी कह सकते हैं। यानी ये वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर को अपने तक नहीं पहुंचने देते हैं, वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। उसकी वजह है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप्स। बोलो बच्चों, ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई? कि सिलिकॉन में नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, और जो नॉन पोलर होगा वो पोलर सॉल्वेंट वाटर में मिक्स नहीं होगा, यानी वाटर से नफरत करेगा, वाटर को रिपेल करेगा। तो सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलेंट। बोलो बच्चों, समझ में आई? अब इसका यूज देखिए, इसका बड़ा यूज है। अगर किसी चीज को वाटर प्रूफ बनाना है, किसी चीज को वाटर प्रूफ बनाना है कि वाटर उसमें एब्जॉर्ब ना हो, तो उसके ऊपर सिलिकॉन की लेयर चढ़ा दीजिए। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम सिलिकॉन की लेयर चढ़ा देंगे तो सिलिकॉन की लेयर होगी वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी ही नहीं, वाटर को रिपेल करेगी। तो वो जो मटेरियल है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो वाटर प्रूफ बन जाएगा। तो लिख लीजिए देयरफॉर silicons are used as waterproofing material। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको वाटरप्रूफ बनाया जाता है। आजकल तो पेंट्स को भी वाटरप्रूफ बना रहे हैं। तो पेंट्स को वाटरप्रूफ बनाने के लिए उसमें सिलिकॉन मिक्स करते हैं, तो दीवार पे सिलिकॉन की लेयर चढ़ जाती है और उसमें फिर पानी डालो तो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। नमी तो आप जानते ही है दीवारों में वैसे ही आ जाती है, तो नमी का मतलब पानी। अगर पानी को पेंट एब्जॉर्ब कर लेगा तो पपड़ी पड़ जाएगी, उखड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए पेंट में सिलिकॉन वगैरह मिलाते हैं ताकि हमारा जो पेंट है वो मॉइस्ट ना हो, उसमें नमी ना आए, उसमें सीलन ना आए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद दे आर गुड इंसुलेटर्स। इनमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं हो सकती, बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। भाई पॉलीमर है, इतने सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, तो स्टेबिलिटी तो होगी। हाई थर्मल स्टेबिलिटी, और ये हाईली इनर्ट भी होते हैं। ये किसी से रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट भी नहीं करते हैं। तो इसी वजह से सिलिकॉन वाटर प्रूफिंग के लिए सबसे सुटेबल मटेरियल है। इनर्ट भी नहीं होता है,
इनर्ट का मतलब वो किसी चीज से रिएक्ट भी नहीं करेगा और हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो खराब भी नहीं होगा। इंसुलेटर भी है, स्टेबिलिटी भी है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट फिनिश हो गया। इसमें आप लोगों ने ग्रुप 13 और ग्रुप 14 पढ़ा, बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली। अब अगले टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक, ठीक है। और ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर आपके 11th में हैं। पहला चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स और दूसरा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। तो पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी थोड़ी देर बाद 7 बजे से आपका टेस्ट भी होगा, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, वो भी आप सब लोग दीजिएगा। ठीक है शरद, तुम्हारा जो मैसेज है वो पब्लिक हो रहा है, मैं भी देख ले रहा हूं। थोड़ा प्राइवेट मैसेज दिया करो आपस में अगर बात करनी हो। ओके बाय। सर वो क्लास खत्म हो गई, नेक्स्ट इसीलिए टाइम सर। पे ठीक है।